कश्मीर एक्सप्रेस में खबरों को तफसील से दिखाने से पहले आपको बता दें कि आज 5 अहम खबरें हैं जिस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर कुलगाम और पुलवामा में अनंतनाग लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और उम्मीदवारों ने यहां पर अपना डेरा जमा लिया है। आज़ाद उम्मीदवारों की शिकायत है कि उन्हें इंतखाबी तशहीर के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं मिल रही है। जबकि दूसरी खबर में देखेंगे कि नवंबर में कराए जा सकते हैं रियासती इंतखाबात। इसके अलावा तीसरी खबर में बात करेंगे हम आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा कत्ल मामले की, जिसका इंकशाफ हुआ है और उनके कत्ल में 4 मिलिटेंट शामिल बताए जा रहे हैं। जबकि चौथी खबर में जानेंगे कि तंगमर्ग गर्ल्स मिडिल स्कूल किस तरीके से नशाखोरों का अड्डा बना हुआ है और वहां पर आने जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर में देखेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर पर निकली सूफिया, उनका आखिर क्या मकसद है इस सफर के पीछे। इन तमाम अहम खबरों पर होगी हमारी नजर। तो बात हो रही है लोकसभा इंतखाबात की, लेकिन रियासत में अब अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए 2 ही जिलों में वोटिंग होनी बाकी रह गई है, जबकि रियासत की सभी लोकसभा सीटों पर पहले ही वोट डाले जा चुके हैं और अब बारी है असेंबली इंतखाबात की। और इसी सिलसिले में बातचीत के लिए नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अहम मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के सभी मेंबरान, रियासत के लिए तकर्रुर किए गए सुपरवाइजर्स के अलावा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर शैलेंद्र कुमार, DGP दिलबाग सिंह और होम सेक्रेटरी शालीन काबरा हिस्सा ले रहे थे। जराये के मुताबिक नवंबर तक रियासत के असेंबली इंतखाबात कराए जा सकते हैं। और वहीं रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को 2 दिनों के अंदर नोडल ऑफिसर्स के नाम सबमिट करने की हिदायत जारी की गई है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स के नाम पर जारी इस खत में कहा गया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर नोडल ऑफिसर्स की जानकारी भेजी जाए। इसके लिए 2 दिनों का वक्त दिया गया है। तो चूंकि जिस तरीके से बात हो रही है असेंबली इंतखाबात की, उसमें यह कहा जा रहा था, पहले जो तमाम रियासती पार्टियां हैं वो ये कह रही थी कि लोकसभा के साथ ही इसको कराया जाए, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर PDP हो। और जी मीडिया नुमाइंदे और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, चूँकि पहले जो रियासती पार्टियां हैं वो कह रही थी कि लोकसभा इंतखाबात के साथ ही रियासत की जो असेंबली इंतखाबात हैं वो करा दिए जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसको दूर किया जा रहा है और जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि नवंबर तक असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल शाहबाज, जिस तरह से तमाम तरफ कयास आ रहे हैं जो लगातार आपको याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला और उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने जब अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, वोट डाला, उसके बाद कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द असेंबली इंतखाबात भी हों। यही डिमांड जो है न सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बल्कि छोटी बड़ी रीजनल पार्टीज की भी रही। लेकिन चूंकि जो आज मीटिंग मुनक्किद हुई उसमें चूंकि मिनट्स जो मीटिंग है अभी जाहिर नहीं किए जाते हैं, वो एक वजूहात हैं, जब सरकार उस मिनट्स जो है अपडेट करेगी। लेकिन जो कयास आ रहे हैं और जो तमाम तर अभी जो हमारे जराये के हवाले से खबर है कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को 2 दिनों के अंदर अंदर अपने जो है नोडल ऑफिसर वगैरह जो है तैनात करने का हुक्म दिया है। यानी उन्हें बताया गया है कि वो अपना फॉर्मेट सबमिशन इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो नोडल ऑफिसर हैं, ताकि आइंदा आने वाले 19 में जो असेंबली इंतखाबात हैं, यानी डेट बताई गई है 2019, जिसका गालिबन मकसद ये है कि इसी साल ही, रवा साल ही ये इंतखाबात जो हैं हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अमरनाथ यात्रा उससे कबल जो है मुकद्दस महीना माह रमजान का महीना, उसके बाद ईद उल फितर, उसके बाद सयाहती मौसम और उसके बाद ये सीजन जो है कहीं अफरा तफरी में न चला जाए, और ये बावर किया गया है कि शायद जो इंतखाबात है रियासती असेंबली के बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है, और गवर्नर आज को भी काफी टाइम अब रियासत में हो गया है। फौरी तौर पर चूंकि पार्लिमानी चुनाव के बाद मुमकिन नहीं है, चूंकि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी वो इनको एक साथ कराने के हक में थी, लेकिन जो कि सिक्योरिटी खदशात और बाकी चीजों और बिल्कुल, क्योंकि तजम्मुल इससे पहले जब बात की गई थी तो सिक्योरिटी का हवाला दिया गया था, उसमें कहा गया था कि भाई इतने सारे जो यहाँ पर उम्मीदवार खड़े होते हैं तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और शायद ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात चल रहे हैं। इसीलिए ये कहा गया था कि एक साथ नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हवाला ये दिया गया है कि अनंतनाग यात्रा हो या फिर रमजान का मुकद्दस महीना हो या फिर सयाहत हो, इन सब के मद्देनजर इन सबको एक्सटेंड करते हुए, इन सब के पेश नज़र जो अब
इंतखाबात है वो नवंबर में हो सकते हैं, जराए के हवाले से ये खबर मिल पा रही है। क्या इसके बाद अभी तक कोई रिएक्शन आ पाया है रियासती जितनी भी पार्टियां हैं उनका? देखिए, चूंकि शहबाज ये सारी चीजें जो है ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से, जो चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो आज खुद इस मीटिंग में नहीं थे, चेयर नहीं कर रहे थे, बल्कि बिलवासा तौर पर वो इस मीटिंग में शरीक थे, जिसका गालिबन मकसद ये हुआ कि ये नई दिल्ली के पास सारा मामला है और वहां से मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है क्या खदशात पाया गया। लेकिन जराए के हवाले से खबर है कि गवर्नर इंतजामिया ने कई एक चीजों का हवाला देकर बताया कि जो मामला हैं इसके चलते रियासती असम्बली के इंतखाबात कराना फिलवक्त मौजू नहीं होगा, बल्कि आइंदा जो है अक्टूबर के बाद जब नवंबर का महीना शुरू होगा, चूंकि दिसंबर में अमूमन इस रियासत जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि इंतखाबात हुआ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो बर्फीली इलाके हैं जिनमें गुरेज है, टंगदार सेक्टर है, उसके बाद राजौरी के कुछ ऊपरी इलाके, बद्रवा का इलाका है जहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो मुतासिर होता है। लिहाजा मुझे लगता है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात कराए जा सकते हैं और जिसके लिए जो तैयारियां हैं रियासती असम्बली में, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि नोडल अफसर मुकर्रर करने होंगे और 2 दिनों के अंदर ये जो रिपोर्ट है वापस सबमिट करनी होगी, जिसका मतलब ये हुआ क्योंकि 6 मई तक रियासत में कोड ऑफ कंडक्ट का इंदराज जारी रहेगा, उसके बाद कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक चलेगा, उसके बाद दोबारा कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कुछ डेवलपमेंटल काम भी हैं, कुछ ट्रांसफर्स होती हैं जो मैच्योर काफी हुई होती है, 2 साल से ज्यादा अरसा हुआ होता है। रियासती गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ वक्त चाहिए ताकि नोटिफिकेशन जो है अगस्त के आखिर में निकाल कर मुझे लगता है नवंबर में इंतखाबात कराए जा सकते हैं अगर हालात और सब कुछ ठीक ठाक रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए सैयद तजमुल आपका। चलिए बढ़ते आगे। अनंतनाग जिले में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले और अनंतनाग लोकसभा सीट के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए बीजेपी लीडरान की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें पार्टी के उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने भी शिरकत की। मीटिंग में कुलगाम वोटिंग फीसद को बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी बातचीत हुई है और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सोफी यूसुफ ने कहा है कि बायकाट वही लोग करवाते हैं जिनका जमहूरियत में यकीन नहीं है, जिन्होंने हमेशा लोगों को धोखा दिया, अपने सियासत में मजहब का तड़का डाल के लोगों को जो है धोखा दे दिया है। आज यहाँ नौजवान समझते हैं कि दफा 370, 35A नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है यहाँ की डेवलपमेंट, यहाँ के नौजवानों को रोजगार फराहम करना। और आज हमारे साथ नौजवान जुड़ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि पहले फेज में अनंतनाग में हमने बढ़ चढ़कर यहाँ पे वोटिंग कराई है, खुसूसन मेरी पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बहुत सारे वोट पड़े हैं। और इंशाल्लाह ताला जो एग्जिट पोल है, जो आपका ही एग्जिट पोल है, जो एजेंसियां कहते हैं, तो उसमें सोफी यूसुफ नंबर 1 पे है और कुलगाम में भी इंशाल्लाह ताला सोफी यूसुफ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे रहेगी। उधर अनंतनाग सीट से इंतखाब लड़ रहे आज़ाद उम्मीदवार सज्जाद हुसैन बेग ने सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इंतजामिया की जानिब से उनकी हिफाजत के मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए हैं, यहाँ तक कि इंतखाबी तशहीर के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं दी गई है। वाज़ेह हो कि सज्जाद अनंतनाग सीट से किस्मत आजमा रहे हैं और इस सीट पर महबूबा मुफ्ती, हसनैन मसूदी और GMJ वीर जैसे उम्मीदवार मैदान में हैं। साथ ही ऐसे में सज्जाद ने भी अपनी जीत की दावेदारी पेश की है। बट मैं भाइयों के पास आया हूं, मैं बीपी के बगैर आ सकता हूं, पैदल भी आ सकता हूं। जब मैंने किसी के साथ गलत किया ही नहीं, उनको लगता है उन पॉलिटिशियन को या हमसे रेस में ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, अब इसको कैसे दबाए। शायद ये बीपी कार्ड न देने से, एस्कॉर्ट न देने से ये रुक जाएगा। मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग आज या आप मीडिया को ये कह रहा है एसएसपी सिक्योरिटी जितनी भी कोशिश करे मुझे दबाने की, जिस तरीके से उसने आज हमें एस्कॉर्ट भी नहीं भेजा, गाड़ी भी नहीं भेजी, मैं उन चीजों से डरने वाला नहीं। मैं सब मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग अकेले शुपियान में आके कैंपेनिंग चलाऊंगा और अपने भाई से मिलकर जाऊंगा। अनंतनाग पुलवामा लोकसभा सीट के लिए 3 मरहलों में होने वाले इंतखाब के पहले मरहले की वोटिंग पूरी होने के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपना रुख कुलगाम, पुलवामा, शोपियां की तरफ कर लिया है। जनूबी कश्मीर के 4 जिलों में फैले अनंतनाग पुलवामा पार्लियामानी हल्के में 18 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी की कोशिशें हैं कि आने वाले 2 मरहलों में वे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को मुतासिर कर अपनी जीत पक्की करें। वाज़ेह हो कि कुलगाम जिले में 29 अप्रैल और पुलवामा और शोपियां में 6 मई को वोटिंग कराई जाएगी।
कश्मीर में अनंतनाग सीट पर 2 मरहलों के इंतखाबात बाकी हैं और सालों बाद कश्मीर में इंतखाबी रंग सर चढ़कर बोल रहा है। लोग नाच गाकर इंतखाबी तशहीर में जमहूरियत के जश्न का हकीकी लुत्फ उठा रहे हैं। पेश रिपोर्ट। कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में भले ही वोटिंग कम हो रही हो, मगर यहाँ इंतखाबी तशहीर का बेहद रंगीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। कश्मीरी रीत और रिवाज के तौर से हर पार्टी की इंतखाबी तशहीर में दिलचस्प माहौल देखने को मिल रहा है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इलेक्शन मूड में एंजॉय भी कर रहे हैं। नाच गाना इसलिए किया कि हमारे ये कायद जो है ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाएं और वो जाके हमारी रहनुमाई करें, उसकी खुशी में हमने आज नाच गाना बैंड बाजे के साथ इनका इस्तेमाल किया ताकि ये भी जोश में आए, हम भी जोश में हैं और इंशाल्लाह हम 100% कोशिश करेंगे कि इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से कामयाब करें और इनके अपोजिट को जमानत जब्त करा के इनको कामयाब बनाएं। कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनावी रैली में ढोल बाजे बज रहे हैं तो कहीं इलाकाई गीतों पर ख्वातीन और मर्द अपने अपने अंदाज में नाचते गाते दिख रहे हैं, जिससे हकीकी मानों में जमहूरियत के जश्न का एहसास होता है और लगता है कि वाकई ये भी एक तरह का फेस्टिवल है। इस इलेक्शन की इंतखाबी तशहीर के दौरान रंगीन मिजाज रखने वाले साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला भी थिरकते नजर आए, जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी। कश्मीर के मकबूले आम इलाकाई गीतों में सियासी पार्टियों ने चुनावी सुर लगाकर हर तरफ मेले और जश्न का माहौल बना रखा है, जहां फिल्मी गीतों पर भी इंतखाबी गाने बजाए जा रहे हैं। पार्टी कारकुनान और हामी अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। कि आज हम सब सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं और अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं। चुनाव से कितना फायदा है? चुनाव से तो बहुत सारा हमको अब पता चला कि फायदा क्या है, क्योंकि यूथ इग्नोर हमेशा हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस के इंतखाबी इजलास में कश्मीर में ऐसा माहौल सालों बाद देखा गया। यूं तो कश्मीर में हमेशा सिक्योरिटी का मसला होता है, जहां लोग हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, लेकिन इंतखाबी माहौल ने हालात को रंगीन और पुरलुत्फ बना दिया है। कश्मीर में चुनाव सुरक्षा के लिहाज से हमेशा चुनौती भरे रहे हैं और माहौल तनावपूर्वक बना रहा है, लेकिन ऐसे में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों ने इन चुनाव में बेहद रंगीन रंग भर दिया है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने रियासत के साबिक वजीर इमरान रजा अंसारी के ठिकानों पर छापा मारा है। इत्तला के मुताबिक करण नगर और आलमगीरी बाजार में इमरान अंसारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने छानबीन की है। जम्मू कश्मीर के साबिक रियासती वजीर और जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान रजा अंसारी के श्रीनगर वाक़े ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि ऑफिसर्स ने करण नगर में वाक़े नॉर्थ पॉइंट टावर्स पर छापा मारा। ये वो जगह है जहां पर कई दीगर ऑफिसेज भी हैं, उनमें से ज़्यादातर मेडिकल सर्जिकल आइटम से ताल्लुक़ रखती हैं। सुबह से शुरू हुई छापेमारी शाम तक जारी रही। करण नगर के अलावा आलमगीरी बाजार में भी इमरान की प्रॉपर्टी पर छापा मारा गया। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने इमरान के भाई सैयद अरशद हुसैन के घर पर भी छापा मारा। देखिए, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक काम होता है, अपने तरीके से हर कोई काम करता है। जहाँ तक इनकम टैक्स महकमे का ताल्लुक है, ये छापामारी जो होती है ये बरसों से हो रही है और इस तरह के जो तरीक़ार वो अमलाते हैं वो तो उनका काम है, लेकिन इस हवाले से उन्होंने उन लोगों को नोटिस वगैरह दिया है नहीं दिया है वो देखना है। लेकिन जहाँ तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, बहुत सारे बिजनेसमैनों पे आज सुबह से रेड पड़े, उनके गोदामों पे रेड पड़े, उनके बिजनेस यूनिट्स पे रेड पड़े। तो चिमेगोया अवामी सतह पे हो रही है। आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज ही क्यों, जब यहाँ इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, आज ही क्यों पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी इमरान रजा अंसारी की उस जायदाद पे भी छापामारी हुई जहाँ मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स चल रहे हैं। ताहम इनकम टैक्स एक ओहदेदार ने बताया कि यह किसी शख्स के खिलाफ नहीं था, किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस यूनिट में, उस अपार्टमेंट में, उस कम्प्लेक्स में कई बिजनेस यूनिट चल रहे हैं जिनकी छापामारी आज शुरू की गई। छापामारी टीम के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बारी नफरी तैनात करनी गई थी।
बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स अभी तक अदा नहीं किया है, जिसके चलते कागजी तवालत के बाद अब छापामारी भी शुरू हुई। अब ये पता करना होगा क्या इमरान रजा अंसारी के पर्सनल यूनिट्स के खिलाफ ये छापामारी हुई या उनके बिजनेस अपार्टमेंट में दीगर बिजनेस यूनिट्स जो हैं या बिजनेस होल्डर्स हैं उनके खिलाफ ये छापामारी थी। जो भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैसा वापस लाने का सफर तेजी से आगे बढ़ाया हुआ है। अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू में रेलवे स्टेशन के नज़दीक वाक़ पेट्रोलियम डिपो के आसपास रहायशी मकानों और कारोबारी इदारों के बस जाने की वजह से पूरे इलाके में खतरा मंडरा रहा है और जिसके मद्देनज़र पेट्रोल डिपो को दूसरी जगह पर मुंतकिल करने की अमलावरी हो रही है। जम्मू में मौजूद ऑयल डिपो के आसपास रिहायशी मकानों और दीगर इदारों में इजाफे की वजह से यहाँ की आबादी भी बढ़ी है, जिससे इलाके में खतरा मंडरा रहा है। किसी भी तरह के नादिहानी हादसे की सूरत में पेट्रोल डिपो की वजह से यहाँ तबाही मच सकती है। इसलिए पेट्रोल डिपो को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की मांग तेज हो गई है। हालांकि इंतजामिया पहले से ही इस पर गौर कर रहा है कि ये तो बात किसी से छुपी नहीं है। जो ये तेल के डिपो है ये ट्रांसपोर्ट नगर में है, बट ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो रेलवे स्टेशन को टच करता है और रेलवे स्टेशन हमारा जम्मू कश्मीर का ऐसा है, जम्मू का, कि जहाँ पे आए दिन टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट जो आते हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं मैक्सिमम। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी बारी इसकी डिमांड हुई है कि ये जो तेल के डिपो है इनको शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मिस हैपनिंग है उसका कभी कुछ नहीं पता होता है। मैं नहीं जानता कि इस समय उसके ऊपर कितना काम हुआ है, लेकिन गवर्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि लोगों की भलाई के लिए इसको, यहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है ये गांधीनगर, नानक नगर इसके पास में पड़ता है, छन्नी पास में पड़ता है, नानक नगर वगैरह के जितने भी लोग हैं इनके जो है एक बहुत किसी समय भी जान माल की एक नुकसान हो सकता है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। काफ़ी थ्रेट है जी, अगर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, अगर कोई अनहोनी होती है तो ये पूरे गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हम पहले भी मांग कर चुके हैं कई बार पे ये डिपो यहाँ से जल्दी शिफ्ट होना चाहिए। पेट्रोल डिपो को 1981 में बनाया गया था और उस वक्त रियासत में तेल की मांग कम थी। अब जबकि जम्मू में आबादी काफी बढ़ चुकी है, वहीं तेल की जरूरत में भी काफी हद तक इजाफा हो चुका है। ऐसे में ऑयल डिपो की भी तौसी जरूरी है, जिसके पेश नजर इंतजामिया डिपो को बजलता में मुंतकिल करने पर जोर शोर से अमल किया जा रहा है। अपनी सहमति दे दी है, उसको अप्रूव कर दिया है और उसका पोजीशन का काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी जो है ऑयल कंपनीज जो हैं वहाँ पे अपना उसकी पोजीशन लेके वहाँ पे अपना काम शुरू करेंगे। और ये बहुत दरीना डिमांड थी सिक्योरिटी के मद्देनज़र भी, और वैसे भी डीकंजेस्ट करने के लिए भी ज़रूरी था। वहीं दूसरी जानिब जम्मू रेलवे स्टेशन भी अपनी तौसी का मंसूबा बना रहा है और हुकूमत की जानिब से भी ऑयल डिपो को शिफ्ट करने की हिदायत दी गई है। जम्मू से जी मीडिया के लिए राजन वैद की रिपोर्ट। और चलिए अब रुख कर लेते हैं रामबन की तरफ, जहां पर संगलदान में 2 कुनबे 12 सालों से इंसाफ के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। दहशतगर्दों के सताए हुए कुनबे पर अब गरीबी का सितम ढा रहा है, लेकिन इनकी सुध देने वाला कोई नहीं है और मदद तो दूर, इनसे किए गए वादे भी नहीं निभाए जा रहे हैं। बारह साल पहले दहशतगर्दों ने ढलवा इलाके में रहने वाले 2 कुंबों पर गोलियों की ऐसी बौछार की थी कि आज तक दोनों कुंबे तिल तिल कर मर रहे हैं। दरअसल 12 साल पहले 14 सितंबर 2007 को हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्दों ने गुलाम नबी और मोहम्मद इकबाल वानी को उनके घरों से अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया और इस तरह दोनों कुंबे के सर से कमाने वालों का साया हट गया। दोनों कुंबे बेसहारा हो गए। उस वक्त दोनों कुंबों को कुछ माली मदद और एसआरओ के तहत सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया। मदद के नाम पर 1-1 लाख रुपए तो ज़रूर मिले, लेकिन नौकरी नहीं मिली।
बाहर निकाल के 2 कदम आगे दिए तब तक ब्रेस्ट दिए। 2 फायर लगे थे। बस एक हमारा मामा जी लाया था घर से उठा के, तो वो कहीं बाग में मार दिया था, तो और हमारा पापा मारा था। मामे की खबर सुबह 9 बजे हमें मिली थी, तो और दोनों का जनाजा एक ही दिन फिर हुआ था। उसके बाद आज तक कोई 2007 में ये हादसा हुआ था, सितंबर में हुआ था ये हादसा, जब बंदूक बरदारों ने जो है गुलाम नबी भट्ट सन ऑफ जमालुद्दीन भट्ट को जो है वो गोलियां मारकर जो है उन्हें जो है मार दिया था। लेकिन उसके बाद जो है तब से लेकर आज तक इनकी जो SRO 43 में जो फ़ाइल अभी चल रही है, अभी तक जो है 12 साल होने को करीब है, अभी तक इनकी फ़ाइल जो है उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। मजदूरी से जाते हैं आगे पीछे रोड में, सड़क में, कहीं मजदूरी दिन में कमाते और शाम को खाते हैं। अभी जो हमारे एक की शादी हो गई है, वो मेरे से बड़ी बहन थी, अभी 3 मेरे से छोटी बहनें। गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं वो जल्दी जिससे जल्दी बनाएं ताकि हमारा जो ये है रोज़गार ये चल सके। अब हालत ये हो गई है कि घर के बाकी लोगों का पेट भरना मुश्किल हो चुका है। कभी किसी को रहम आ जाए तो खाने पीने का इंतज़ाम कर देते हैं। मोहम्मद इकबाल वानी के घर के दोनों बच्चों की परवरिश यतीम खाने में हो रही है। सास गसे के मदद का सुन गवर्नर सबस की से हन मदद करूं बे क्या। दोनों कुंबे के लोगों को गवर्नर सत्यपाल मलिक से उम्मीद है, तभी तो उन्होंने गवर्नर से मदद की अपील की। जी सलाम के लिए भदरवा से राजर रहबर जमाल की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।